अम्मा ने बहुत जिद की, लेकिन मैंने अम्मा को जैसे तैसे समझा दिया। मखसूस जगह पर जहाँ मैं अपना थैला रखा करती थी, वहाँ से जाकर मैंने अपना थैला उठाया। मैं हर रोज़ यहीं पर थैला लगती थी खाली कर वो भी सामान बेचकर खाली थैला मैं सहन के इसी कोने में रखा करती थी। लेकिन जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाकर खाली थैला उठाया, लेकिन ये क्या, ये तो अच्छा खासा वजनी हो रहा था, वजनी लगता था। इसमें कुछ सामान बाकी है। थैले का वजन महसूस करते हुए मैं सोचने लगी और उसे झाड़ने लगी, यानी कि उसे उल्टा करके मैंने झाड़ने की कोशिश की। तभी अचानक धप की आवाज़ के साथ वही वजनी गुड़िया वाली मूर्ति मेरे पाँव में आकर गिर गई। उसे अपने सामने देखकर मुझे हैरत हो गई। कबाड़ खाने में तो मैं अच्छी तरह से अपना थैला तलाश चुकी थी, अच्छी तरह से देखा था, लेकिन ये गुड़िया मुझे वहाँ पर तो नहीं मिली थी। गुड़िया की अजीबोगरीब शक्ल देखते हुए मैंने सोचा, इसे हाथ लगाते हुए मुझे डर लग रहा था। अगर ये कबाड़िया के सामने मिल जाती तो अच्छी खासी वजनी थी, मुझे अच्छी कीमत मिल जाती। अब इसे यहाँ ही पड़े रहने देती हूँ। सारा दिन इतना वजन उठाकर कहाँ घूमना है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इस वजन को उठाकर घूमना, इसीलिए इसे घर में ही छोड़ना बेहतर होगा। गुड़िया के गंदे बाल और कपड़े देखते हुए मैंने सोचा और खामोशी से घर से बाहर निकल आई। उस वक्त बहुत अजीब कैफियत हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं एकदम से इतनी उदास क्यों हो गई हूँ। ना जाने उस गुड़िया को देखकर मुझे ऐसा एहसास क्यों हो रहा था कि चंद दिन से जो अजीब व गरीब वाक़यात मेरे साथ रूनुमा हो रहे हैं, इनका ताल्लुक इसी गुड़िया के साथ है। सुबह का वक्त था, इसलिए बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, इसलिए उस वक्त इस रास्ते पर चलते हुए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं महसूस हो रहा था। सूरज की धूप में उस वक्त बहुत शिद्दत आ चुकी थी, काफ़ी हद तक गर्मी हो गई थी। दोपहर के वक्त लोग ज़्यादातर घरों में आराम करने लगे थे। हर कोई खुद को गर्मी और लू से बचाना चाहता था, लेकिन मैं थी जो कचरा बिनने के लिए निकल चुकी थी, इसलिए दोपहर में घरों में आराम करने को तरजीह दी जाती थी। हमारी कच्ची बस्ती से इस आबादी से बहुत दूर थी। अगर करीब होती तो मैं भी आराम करने के लिए घर चली जाती। धूप में चलते हुए मैंने सोचा और सड़क के किनारे एक दरख्त, एक पेड़ के नीचे साए में मैं बैठ गई। इस वक्त साए में बैठना ही मुनासिब था, वरना गर्मी की शिद्दत से बीमार भी हो सकती थी। इस साएदार दरख्त के नीचे दर्जा हरारत काफ़ी बेहतर था। मुझे नींद आने लगी। अचानक ही मेरी आंखों के सामने काले रंग का एक बड़ा सा सांप नमूदार हुआ। एकदम से अपने सामने सांप को देखकर मैं खौफजदा हो गई और सोचने लगी कि ये सांप किस तरफ से आया है। मैं खौफ से थरथर कांप रही थी। मुझे अपनी मौत आंखों के सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। खौफ के मारे सांस हलक में अटक रहा था। अचानक ही जिस जगह पर सांप मौजूद था, उस जगह पर धुंध छा गई। मैं हैरानगी और खौफ से वही मंजर देखती रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सांप धुंध में छुप गया था। मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि अचानक ये धुआं सा कहाँ से आ गया और वो सांप किधर है। धुआं छटा तो वहाँ पर सांप नहीं बल्कि एक इंतहाई डरावनी सूरत वाली औरत बैठी हुई थी। ये खौफनाक सूरत देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मुझे खुद पर काबू न रहा। मैं इर्द गिर्द से बेखबर होकर ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो सूरज गुरूब होने के करीब था। न जाने मैं कितनी देर तक इस दरख्त के नीचे बेहोश पड़ी रही थी। इस वक्त भी खौफ के मारे मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था। मैं जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहती थी। तेज तेज कदम उठाए अपने घर की तरफ बढ़ गई। हस्बे मामूल अम्मा मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने खुद पर काबू पा लिया था ताकि अम्मा को मेरी वजह से कोई परेशानी ना उठानी पड़े। आज फिर तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कोई ना कोई मसला ज़रूर है, लेकिन तुम मुझे बताती भी तो नहीं हो। मेरा परेशान चेहरा देखकर अम्मा ने पूछा। मैंने कहा, अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे कोई बात क्यों छुपाऊंगी। बहुत दिनों से मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं सारा दिन गलियों में घूम घूम कर थक जाती हूँ। बस थकावट ही है मेरे चेहरे पर आपको जो नज़र आती है, और समझ में नहीं आता मुझे भी कि मैं क्या करूँ। उस थकावट की वजह से ही अम्मा आप समझती हैं कि मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ। अम्मा को मुतमईन करने के लिए मैंने एक बार फिर झूठ बोल दिया था। मैं जानती थी कि अम्मा भी मेरी तरह कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो भी परेशान हो जाती और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। बेटा, अगर तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अम्मा ने फिक्रमंदी से कहा। इतनी भी ज़्यादा सेहत खराब नहीं है अम्मा, अगर कोई मसला हुआ तो मैं सरकारी अस्पताल चली जाऊंगी, आप परेशान मत हो अम्मा। मेरी ख़राब तबीयत का सुनकर वो मज़ीद परेशान हो गई थी। मुझे एक गुड़िया मिली है, शायद वह तुम ही लेकर आई होगी।
हम रात का खाना खा रहे थे जब अचानक ही अम्मा ने गुड़िया का जिक्र किया। जी, वो गुड़िया मुझे कूड़े के ढेर पर से मिल गई थी अम्मा, लेकिन जब मैं कबाड़िए को सामान देने लगी तो गुड़िया न जाने कैसे मेरे थैले में ही रह गई थी। मैंने सारी बात अम्मा को बता दी। ये तो बहुत ही अजीब और वजनी है। मैं इसे उठाने लगी तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। बेटा, गुड़िया का वजन मेरी सोच से भी ज़्यादा भारी था। अम्मा की बात सुनकर मैं चौंक उठी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा, मुझे भी आम गुड़िया की निस्बत उसका वजन बहुत ज़्यादा महसूस हुआ था। मैंने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, मैंने उसे झोपड़ी के अंदर रख दिया है। बारिश का कुछ पता नहीं होता, किस वक्त भी बारिश हो सकती है, इसलिए मैंने उसे वहाँ से उठाकर झोपड़ी में रखा था। अगर वह गीली हो जाती तो उसे उठाना मज़ीद मुश्किल हो जाता। बेटा, अम्मा ने मुझे बताया। आपने बहुत अच्छा किया अम्मा, मैंने मुख्तसर जवाब दिया और अपनी सारी तवज्जो खाना खाने की तरफ लगा दी। लेकिन मेरे जहन में बार बार रूनुमा होने वाले खौफनाक वाक़यात आ रहे थे और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि इन तमाम वाक़यात का ताल्लुक इसी गुड़िया के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ ना कुछ ताल्लुक इस गुड़िया के साथ ज़रूर है, क्योंकि जिस दिन से ये मुझे मिली है उस दिन से अजीबोगरीब वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। हो सकता है ये मेरा वहम हो। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। खाना खाने के बाद थोड़ी देर तक मैं और अम्मा इधर उधर की बातें करती रही और फिर सोने के लिए लेट गई। अम्मा तो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ खाती थी जिनमें नींद का असर भी होता था, इसलिए वो बिस्तर पर लेटते ही सो जाती थी। मुझे नींद कहाँ आने वाली थी, नींद ही नहीं आ रही थी और मुझे तो उल्टा बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। इतनी ज़्यादा बेचैनी कि क्या बताऊँ। कभी दाएं और कभी बाएं पहलू पर बदल कर सोने की कोशिश कर रही थी, करवटें बदल रही थी, लेकिन मेरी कोई कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर भी थी। बहुत कोशिशों के बाद नींद आने ही लगी थी कि मुझे कमरे में हल्के से खटके की आवाज़ सुनाई दी। झट से मैंने आंखें खोल दी। मैं बेहसो हरकत लेटी रही ताकि अगर दोबारा ऐसी कोई आवाज़ सुनाई दे तो मैं ये अंदाज़ा लगा सकूं कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है। काफ़ी देर गुजर गई लेकिन मुझे दोबारा कोई आवाज़ सुनाई न दी तो मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। मेरी चारपाई को अचानक ही एक ज़ोरदार झटका लगा। मैं तेज़ी से उठकर बैठ गई। ये मेरा वहम नहीं बल्कि हकीकत थी। मैं कमरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी, लेकिन हल्की रोशनी में मुझे गैर मामूली चीज़ का एहसास नहीं हुआ था। न जाने क्या मसला है। बहुत दिनों से ना तो मुझे सुकून आ रहा है और ना ही मैं भरपूर नींद ले सकती हूँ। कमरे में किसी को ना पाकर दोबारा लेटते हुए मैंने सोचा मुझे इस वक्त शदीद बेचैनी महसूस हो रही थी। न जाने क्या वजह थी कि मुझे यूं महसूस हो रहा था कि कुछ होने वाला है। कमरे में एकदम गर्मी का एहसास बढ़ गया था। मुझे पसीना आने लगा था। सब ख्यालात झटक कर एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगी। मैं जानती थी कि सुबह घर से निकली शाम को वापस आऊँगी। सारा दिन का काम करने की वजह से थकावट से बदन चूर हो जाता है, इसलिए रात को सोना, रात को आराम करना मुझे बहुत ज़रूरी है। रात को मुकम्मल नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अभी मुझे आंखें बंद किए हुए चंद लम्हे ही गुजरे थे कि मुझे अपने कानों के करीब किसी के सांस लेने की आवाज़ महसूस हुई। मैंने जल्दी से आंखें खोली। खौफ से मेरा जिस्म थर थर काँपने लगा। इंतहाई गर्म सांस मेरे चेहरे से टकराया तो खौफ के मारे मेरी हालत ख़राब हो गई। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।